हेलो एवरीवन, आई एम वासु जैन। और जैसा कि हमने बोला था, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसके हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज वही वीडियो बना रहे हैं। वी विल टेक सम क्वेश्चंस जो कि आपने ग्रुप पे पोस्ट करे हैं और वी विल डिस्कस सम ऑफ द आंसर्स। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू कवर करंट अफेयर पोर्शंस। तो करंट अफेयर की बात करें, देखो करंट अफेयर हम दो तरीके से कवर कर सकते हैं। दोनों अप्रोच ठीक है। सो मैं एक है अखबार के थ्रू, लाइक यू रीड न्यूज़पेपर डेली, और दूसरा है मैगजीन्स के थ्रू। इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, टेक आइदर ऑफ इट। दोनों मत कीजिएगा क्योंकि दोनों में कंटेंट सेम ही होगा। इट विल टेक मोस्ट ऑफ टाइम। तो टेक आइदर ऑफ इट। या तो आप अखबार रोज पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए। इफ रीडिंग न्यूज़पेपर तो नोट्स जरूर बनाइए। दूसरा ये है, अगर अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत टाइम जा रहा है, देन यू कैन गो विद दी मैगजीन्स जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने पर्सनली कभी मैगजीन्स नहीं पढ़ी है, मैं अखबार ही पढ़ा पढ़ा हूँ डेली। तो आइदर ऑफ इट विल वर्क, बट दोनों साथ में आई डोंट थिंक दोनों आपको करना चाहिए। तो टेक आइदर ऑफ इट। तो दिस इज माय ओपिनियन करंट अफेयर्स। नाउ इफ यू टेक द सेकंड क्वेश्चन, जो कि पूछ रहे हैं कि शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट द एज ऑफ 28। तो अब ये सब उन लोगों के लिए है जो कि अभी लेट शुरू कर रहे हैं, 28 38 की एज में जो शुरू करना चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि एट दिस एज क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए, और अगर लेंगे इसमें क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट कुछ फैक्टर्स आपको जरूर देखने चाहिए। पहला, आपको क्यों करना है, वाई डू यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विस। दूसरा, डू यू हैव दैट एपिटाइट। ठीक, क्या होता है ना, मतलब मान लीजिए मेरे को जैसे सिविल सर्विस करना है, बट मैं आई कांट गिव 4 to 5 hours अ डे। तो अगर मैं उतना समय दे ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू सर्विस। एग्जाम को एक साल जनरली लगता है, और एक साल अच्छी मेहनत वाला लगता है। ऐसा नहीं है कि उसमें 2-3 घंटे पढ़ के हो जाएगा। सो इफ यू हैव दैट एपेटाइट, ऑब्वियसली गो फॉर इट। बाकी फिर रिस्क तो हर कोई ले रहा है, एंड दैट विल गिव रिटर्न्स। तो ये आपका खुद का पर्सनल कॉल हो सकता है। इसमें कोई और भी आपको आके ओपिनियन सलाह नहीं दे सकते। दैट वुड बी योर पर्सनल कॉल। बट ये जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम विल टेक टाइम एंड एफर्ट्स, दोनों इस एग्जाम में रिक्वायर्ड है। अगला क्वेश्चन अगर हम ले, हाउ टू सोल्व पीवाईक्यू फॉर प्रीलिम्स, लाइक आगे उन्होंने बहुत बड़ा लिखा है। तो बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन ले तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करें। देखिए, यहाँ पे मैं दो चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पर्पस क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नॉट फॉर कंटेंट प्योरली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक तरीके और अगर आज के उसमें बताऊं, मतलब अब जब एग्जाम से 30 दिन बचे हैं, तो आज की तारीख में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज बेसिकली फॉर द पैटर्न। आपको समझ आए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कहाँ पे ट्रैप्स आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे एलिमिनेशन कैसे लग सकता है। इट इज ओनली टू गिव यू अ फ्लेवर एंड फ्लेयर। इट इज नॉट फॉर द कंटेंट। तो ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर कीजिए और उससे आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ पे ट्रैप जनरली आता है। तो वो मेजर कंसर्न, मेजर पॉइंट होना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चंस का। कंटेंट शुड बी सेकंड कंसर्न। ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जब सिर्फ एक महीना बचा है प्रीलिम्स को, अभी आप मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे और अच्छे नंबर में दीजिए, एनालाइज कीजिए। बट 1 वीक बिफोर द एग्जाम, मान लीजिए 28 को एग्जाम है, तो 22 से आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर कीजिए। एंड दैट विल नॉट बी फॉर मार्क्स। आप पेपर पूरे पूरे पेपर दीजिए, वो मार्क्स के लिए मत दीजिए, बट वो सिर्फ इसलिए दीजिए ताकि आपको पता चले पेपर कैसा आता है। मतलब अभी तक आपने जो कोचिंग का पैटर्न दिया है, आपको कोचिंग का माइंडसेट हट के यूपीएससी वाला माइंडसेट आ जाए, उसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन दीजिए। एंड उसमें मार्क्स की चिंता मत कीजिए। उसमें सिर्फ आप ये देखिए कि आप ट्रैप, पैटर्न वो सब समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। एक हफ्ता पहले जरूर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरे पूरे दीजिए। अगला क्वेश्चन अगर हम लें तो वो है कुमार आदर्श का, जो कि पूछ रहे हैं, फ्रॉम वेयर शुड आई गेट लॉ आंसर करेक्टेड सिंस आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी दिस। मतलब पूछ रहे हैं कि लॉ ऑप्शनल के आंसर कहाँ से चेक करें। नाउ ये ऑप्शनल के लिए तो कुछ है ही है, बट बाकी सब जीएस के लिए भी है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑप्शनल। लेकिन जब भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, आपने लिखा है उसमें किसी भी जैसे किसी भी क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है, उसका आप मॉडल आंसर जरूर पढ़िए। मतलब मैं 3 स्टेप में आपको बताऊंगा कैसे चेक करना अपना आंसर। आपने आंसर लिखा, पहले आप उसका मॉडल आंसर पढ़िए। मॉडल आंसर क्यों पढ़िए, उससे आपको कंटेंट मिलेगा। मॉडल आंसर इज ओनली फॉर कंटेंट, नथिंग एल्स। मतलब यू हैव टू राइट आंसर इन 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, बट मॉडल आंसर वुड बी ऑफ 600 वर्ड्स। so that is not at all model. that is model only with respect to content. तो कंटेंट आपको उससे मिलेगा, कंटेंट उससे आप भर भर के लीजिए। वो है पहली चीज।
दूसरा, आप उसमें औरों के आंसर्स पढ़िए। मान लीजिए अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं या आपका ग्रुप है या किसी कोचिंग से आप ले रहे हैं, वहां पे बेस्ट आंसर कॉपीज डली हुई हैं, तो वो जरूर पढ़िए। वाई, यू विल गेट एन आइडिया कि एक अच्छा आंसर क्या है। अगर मेरे को 5 नंबर मिल रहे हैं, जब मेरे को 5 नंबर मिलते, बाकी को 6 नंबर क्यों मिल रहे हैं, यू विल गेट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर आंसर एंड अ गुड आंसर या बैड आंसर, राइट। यू विल सी द डाइवर्सिटी ऑफ राइटिंग आंसर ऑन द सेम क्वेश्चन, तो रीड अदर्स आंसर्स टू। ये वो दूसरा। देन कम टू योर ओन आंसर। अपना आंसर खुद एनालाइज कीजिए, आपने क्या मिस करा है, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते थे, क्या कोटेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चरिंग कुछ ऐड कर सकते थे। दैट वे यू चेक योर ओन आंसर। सो इट इज माई हम्बल एडवाइस टू एवरीवन, जब भी आप मेंस का आंसर लिखो, आप कोचिंग वाले मतलब कोचिंग में चेक करवा रहे हो वो ठीक है, दैट विल गिव यू अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, बट अपनी अपनी चेकिंग खुद जरूर कीजिए, अपना आंसर खुद जरूर पढ़िए, खुद चेक कीजिए ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर आंसर। ठीक है, वो आप जरूर कीजिए। मैं आपको बताया 3 पॉइंट फॉर्मूला, मतलब मॉडल आंसर, अदर्स आंसर, या बेस्ट आंसर एंड देन योर आंसर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है योगिता का। वो पूछ रही है हाउ टू ओवरकम एंजाइटी एंड इमीडिएट पैनिक अटैक्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में हम वी टेक सो मच ऑफ प्रेशर, फियर एंड ऑल्सो एंजाइटी, कि हम बहुत बार टेंशन लेने लगते हैं, बहुत कुछ फालतू गलत गलत नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। तो इसके लिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वी स्टार्ट राइटिंग what we are feeling. So generally, after some interval, after some substantial time, we write letters to ourselves or we just do diary writing, ताकि हम अपनी feelings को at least recognize कर पाए what we are going through. Secondly, a very important fact in this preparation, in this journey, is the friend circle, the group which you have, the peer group. That helps you a lot. कि अगर आपका अच्छा group है, they will motivate you. You can share your things. They will find you get answer, help you get find answers. तो वो एक अगर अच्छा ग्रुप आपका बना हुआ है, पॉजिटिव ग्रुप है, that would be a really good thing for you. Along with this, your family, the support from the family is very crucial and important in sustaining in this preparation. हाँ, एक और चीज आई वुड से, एंजाइटी और इमीडिएट पैनिक अटैक्स, मतलब ये जो आपको फील होता है, इसके लिए नाउ दिस वुड फील की बहुत ही बुकिश आंसर है, बट मेडिटेशन हेल्प्स यू अलॉट। तो मेडिटेशन फॉर मेंटल थिंग एंड ऑल्सो इफ यू कैन डू फिजिकल एक्टिविटी। सो जनरली अगर आप 15 से 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, इंटेंस एक्टिविटी कर लेते हैं, दैट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स वेरी इफेक्टिवली। So if you could do these things, that will help you a lot in these things. So meditation, physical activity, writing your emotions or feelings down, and a good peer and family circle, support from the family. और इसके बाद विवेक सिंह पूछ रहे हैं डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट, दिस इज नॉट ओके। ये तो उन्होंने कमेंट ही करा, दैट इज गुड। जो कि बोल रहे हैं कि जो कि गीता में भी लिखा है कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपने कर्मों के बारे में सोचो, दी रिजल्ट फिर अच्छा ही होगा। तो अगला क्वेश्चन तेजू पूछ रहे हैं हाउ टू कंप्लीट लॉ ऑप्शनल फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर प्रीलिम्स। सो इसमें मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड इफ यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट, लॉ ग्रेजुएट आई मीन, इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, आपने लॉ 5 साल पढ़ा है, इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू। तो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के बाद ही लॉ ऑप्शनल उठाया था, एंड आई गॉट इट कवर्ड सब्सटेंशियली एंड आई गॉट गुड मार्क्स। तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा, ज्यादा बड़ी किताबें लॉ ऑप्शन में बिल्कुल नहीं उठानी है। जो छोटी किताब हो, पतली किताब हो, जो बेसिक आपको चीजें बता पाए, बेसिक लॉज, केस लॉज बता पाए, दैट इज सफिशिएंट। जैसे दुक्की, बांगिया, दे आर गुड सोर्सेज फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बड़ी बड़ी किताबें मत उठाइए। दूसरा, ध्यान रखिए आपको एक आंसर लिखना है लॉ ऑप्शनल में, उसके लिए कितनी जगह मिलेगी। अनलाइक द कॉलेज जिसमें आपको 10 पेज आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 या 4 पेज ही मिलेंगे। तो उसी हिसाब से अपना कंटेंट तैयार कीजिए, डू नॉट ओवर डू लॉ ऑप्शनल। ठीक, ये हुआ। एंड डू प्रैक्टिस मेंस आंसर्स, जिसमें आपको मेंस के आंसर ही लिखने, वो प्रैक्टिस करते रहिए और उसी से आप अपना लॉ ऑप्शनल तैयार कीजिए। तो यू कैन इजीली कवर लॉ ऑप्शनल इन 1 to 2 months। अपने कॉलेज के नोट्स रेफर कीजिए, दैट वुड बी वेरी गुड। थोड़ा मार्केट में जो नोट्स है, जो आपको पता चले कि किस क्या क्या करना है, कितना केस को याद करना है, कितना नहीं करना है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। एंड इफ यू आर नॉट अ लॉ ग्रेजुएट, देन आई वुड से थोड़ा पहले लॉ के फ्लेवर को समझिए कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू वुड बी राइटिंग, आप कैसे उसे लिखोगे। सो फॉर दैट गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चंस, गो थ्रू द सैंपल क्वेश्चंस,
एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए, सिलेबस को पढ़ लीजिए, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ फ्लेवर अबाउट लॉ ऑप्शनल। और फिर वही जो मैं बोला फॉर अ लॉ ग्रेजुएट, सेम थिंग अप्लाइज टू यू। बड़ी किताबें लॉ ऑप्शन में बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, उनके उस पीछे मत भागिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है बेफिक्रा नवाब का, जो कि पूछ रहे हैं सी सेट के बारे में। नो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट। अगर हम पिछले 2 साल का पैटर्न पेपर देखो तो सी सेट का, जो कि अलग होता जा रहा है। तो सी सेट फॉर इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। इफ आई टेल यू, देखो सी सेट में हमें टॉप तो करना नहीं है, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। 33% हमें नंबर लेके आने हैं, विच कम्स अराउंड 67 नंबर आपको लेके आने हैं। 80 पेपर होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। तो हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, पहला आपका आ जाएगा मैथ्स या लॉजिकल, सेकंड इंग्लिश, राइट। तो अब हमें बस देखना है हमें 67 कैसे लेके आना है। वो हमें अपना एरिया थोड़ा देखना पड़ेगा, इन विच एरिया वी आर मोर कंफर्टेबल, इंग्लिश या मैथ्स लॉजिकल। तो फॉर मी इट वाज मैथ्स लॉजिकल। मैं मैथ्स लॉजिकल पहले करता था, 40 क्वेश्चन हो जाते थे एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, आई विल डू गुड इन दैट। ठीक है, इन केस आई एम नॉट वेरी गुड या कंफर्टेबल इन मैथ्स, आई विल गो विद इंग्लिश। इंग्लिश में ध्यान रखो कि थोड़ा मैं इतने क्वेश्चन कर पाऊँ कि मैं 67 वाला कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। एंड देन डू नॉट लीव द लो हैंगिंग फ्रूट्स इन मैथ्स एंड लॉजिकल। कुछ कुछ क्वेश्चन वुड बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक सीक्वेंस आ जाएगी 1 2 3 5 7। नो इट्स वेरी सिंपल सीक्वेंस। आप डज नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ नॉलेज या लॉजिक, आप देख के पहचान जाएंगे क्या है प्राइम नंबर क्या सीक्वेंस। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको लॉ हैंगिंग फ्रूट्स मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट मैथ्स में देयर आर सम सिंपल चैप्टर्स, जैसे बोलूंगा टाइम स्पीड, जो भी आपको सिंपल लगे वो आप देख लीजिए, उसके 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। तो योर इंटेंशन, योर पर्पस इन सी सेट शुड बी कि आपको 67 तक पहुंचाना है ना। अगर आप मैथ्स भी करें, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखें, 80 क्वेश्चन है, अगर आपके 41 सही हैं और 39 गलत, तो भी आपके 67 से ज्यादा ही स्कोर आएगा। इस हिसाब से आप थोड़ा टेबल बना लीजिए कितने सही पे कितने आप गलत अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका 67 कट ऑफ क्लियर हो जाए, और वो हिसाब से फिर आप पेपर में अटेम्प्ट कीजिए। ना जस्ट बी क्लियर, अगर आपने 50 अटेम्प्ट करे हैं, आपको कितने सही होने चाहिए। इफ यू आर गुड विद दैट, आपको सी सेट क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एंड वन मोर टिप, प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिए सी सेट के, दैट वुड गिव यू अ गुड एज। आप कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना ला रहे हो सी सेट में, बट प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार जरूर कर लीजिए टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो अगला क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं काजोल से, जो कि पूछ रहे हैं हाउ शुड आई स्टडी सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट सीरीज सिंस दे आर वेरी लेंथी एंड टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं इसका एम्फेसिस इससे ज्यादा नहीं बता सकता जितना भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप 2 घंटे का टेस्ट देते हैं प्रीलिम्स का, और अगर आप उसके सॉल्यूशन में उतना समय नहीं देते, तो आप अपना, मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट को आधा ही यूटिलाइज कर रहे हैं। जो टेस्ट से आपको फायदा हो सकता है उसको आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो जितना समय लगे उतना समय दीजिए। डज नॉट, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, दिस इज मैटर ऑफ आउटपुट। टेस्ट सीरीज में मैं ये मानता हूँ, टेस्ट चेकिंग में ये मानता हूँ। तो जनरली मैं अगर अपना बताऊं, अगर मैं 2 घंटे का टेस्ट दिया है प्रीलिम्स का, इट टेक्स मी अराउंड 5 आवर्स टू एनालाइज माई टेस्ट, टू करेक्ट माई टेस्ट। और उसमें कुछ गलती नहीं, मतलब गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू चेकिंग योर आंसर्स। आप आंसर पढ़िए, साथ साथ ये देखिए आपका आंसर गलत क्यों हुए और क्या आपका सही कैसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये प्री मेंस दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। प्री में आपका अगर आपने आंसर मार्क करा है ए और सही आंसर है बी, तो यू शुड बी नोइंग कि ठीक है, बी तो करेक्ट आंसर है ही है, क्या रीजनिंग है, बट आपने ए क्यों मार्क करा था और उस रीजनिंग में क्या गलती थी। आपने किसी रीजनिंग से ही बी ए मार्क करा होगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या गलती थी, ताकि आप रिपीट ना करें। तो गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस। इसमें मतलब इफ इट इज टेकिंग 4 5 6 आवर्स, दैट इज वर्थ इट, क्योंकि यही आपको एग्जाम के टाइम में बताएगा कि क्या नहीं करना है। तो इसमें मैं ये नहीं मान, इसमें आप समय मत देखिए, इसमें आप आउटपुट देखिए। ये जरूर समझिए कि आप अपने गलत आंसर को सही कैसे कर सकते हैं। ये गलत है तो गलती ना करें, वो आप जरूर ध्यान दीजिए। उन्हीं का अगला क्वेश्चन है, while attempting MCQs I am often able to eliminate 2 options but out of 2 remaining I tend to take the wrong one। ओके, ये तो सबके साथ होता है, हर एक को ये डाउट रहता है। एंड इसका कुछ सही या गलत आंसर मेरे को नहीं लगता कुछ होता, मतलब मैं यहाँ पे बता पाऊंगा बैठ के। देखिए, ये इट इज मोर अबाउट नॉलेज एंड प्रैक्टिस, इन दो चीजों के बीच में रिवॉल्व करेगा। आपने
आंसर मार्क करें, या तो आपको नॉलेज नहीं है, मतलब कंटेंट की कमी है, या फिर आप कंफ्यूज हुए हैं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एलिमिनेशन में आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है। तो अगेन द आंसर टू दिस इज ज्यादा पढ़ो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, दैट विल गिव यू द आंसर। बट इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपने उससे बता दूं, अगर मैंने किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं और 2 ही बचे हैं, देन आई वुड श्योरली गो फॉर इट। फिर मैं उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अटेम्प्ट जरूर करूंगा, क्योंकि इन दैट केस माई चांसेस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट आर 50%, विसअफिस 25% जब क्वेश्चन मेरे को कुछ पता ही ना हो, जब बिल्कुल स्टार्ट ही करो, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। बट इसमें माय माय आंसर या माय सेशन वुड बी रीडिंग एंड प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन वेद प्रकाश साहू पूछ रहे हैं, सर कैन यू गाइड मी ऑन हाउ टू मैनेज टाइम इन प्रीलिम्स एग्जाम? Again, Ved allow, I would say this is subjective, पर depend varies from person to person. एग्जाम के अगर उसकी बात करूं, मैं एग्जाम में 3 रीडिंग में आंसर करता था। पहली रीडिंग करी, फिर इन अराउंड 1 hour 70 minutes, सेकंड रीडिंग इन 30 minutes, एंड थर्ड रीडिंग बाकी जितना टाइम बचा। बट देयर आर अदर पीपल हु डू द होल पेपर इन 1 रीडिंग इटसेल्फ, 2 घंटे लगा के। ये हर एक का अलग अलग है। बट अगर आप मुझसे पूछो, मैं पहली रीडिंग जो मेरे को आते हैं 70 मिनट्स, देन सेकंड रीडिंग जिनमें मेरे को थोड़ा डाउट है, 2 ऑप्शंस हैं, 30 मिनट्स, एंड देन द थर्ड रीडिंग जिसमें मेरे को 95 से ऊपर लेके जाना है अटेम्प्ट। ऐसे में करता था। मैं ये जरूर ध्यान रखता था कि घड़ी में बराबर देखता रहा हूँ, ज्यादा एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना लगाऊं, ताकि ऐसा ना हो आखिर में मैं पैनिक करूँ टाइम की वजह से। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखता था, घड़ी में देखता रहता था। इतना मेरे को पता था, एक क्वेश्चन में फर्स्ट रीडिंग में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। we can come to that question again later in second and third reading, but अभी फर्स्ट रीडिंग में 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, तो उसको थोड़ा ध्यान रख के, being mindful of that, मैं पेपर का अटेम्प्ट करता था। Now coming to some last questions, किसी ने पूछा है 3 mistakes don't do and 3 good habits। ओके, तो 3 मिस्टेक की अगर मैं पहली बात करूं, तो पहली मिस्टेक में बोलूंगा रिवीजन ना करना। मतलब वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप पढ़ते जा रहे हो, नया चीज पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, भूलते जा रहे हो। रिवीजन ना करना। दूसरा, अपने मॉक्स को एनालाइज ना करना। जो अभी मैं आपको बोला, 4 5 6 घंटे जो लगते लगेंगे, दैट इज वर्थ इट। तीसरा कि मैं बोलूँ, मिस्टेक फॉर प्रीलिम्स वुड बी मॉक टेस्ट ना देना, या बिल्कुल आखिर के लिए मॉक टेस्ट बचा के रखना, या उस डर में मॉक टेस्ट ना देना कि भाई अभी तो पेपर ही पूरा नहीं, अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। तो दोज थिंग्स आई वुड से थोड़ा अवॉइड दैट, दे आर दैट वुड बी द मिस्टेक्स। एंड 3 गुड हैबिट्स, आई वुड से ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, कि कितना पहले कितना था, अब कितना है, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। कीपिंग द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, कितना कवर हो गया, कितना पढ़ लिया, कितना आउटपुट आ रहा है, कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। सेकंड, मेंटेनिंग रूटीन, कि इतने बजे उठना है, इतना घंटा पढ़ना है, या अखबार में इतना घंटे जाएगा, टेस्ट में इतना घंटे जाएगा, दैट रूटीन शुड बी देयर। एंड थर्ड, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने मेहनत करा है तो आपको जरूर अच्छे आउटपुट मिलेगा। अगर आपने मेहनत अच्छी की है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा ही आएगा, इफ नॉट दिस टाइम द अदर टाइम। बट have faith and belief in yourself, that will certainly uh, give you success in the future. With this I wish you all the best। अच्छे से पढ़िए, अपने ऊपर फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, एंड एंजॉय। ऑल द बेस्ट।